एडुटेरिया बिहार एसएससी एएसओ सीजीएल 4 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए एडुटेरिया का जो न्यू प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजीएल 4 पहला वॉल्यूम है ये, और उसके सेट नंबर 1 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें 18 सेट है और पूरा सेट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और देखिए, जो लोग बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी यानी कि बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट है। आपका जीके जीएस वाला पोर्शन इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी 2025 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट 2025 से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार एसएससी यानी कि बीएसएससी सीजीएल 4 और जो वैकेंसी 2025 में आई हुई है उसी का यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था? देखिए, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न को तोड़ मरोड़ करके किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे, और आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते चलिए। इस तरह से आपका रिवीजन भी साथ साथ होते चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, बात आई हुई है MiG-21 की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था। तो 1963 में शामिल किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 1963 में। और देखिए, 1963 में शामिल यह देश का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। क्लियर। 1963 में भारत ने इसे सोवियत संघ से खरीदा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से खरीदा था, तो सोवियत संघ से खरीदा था। क्लियर, इतना पॉइंट आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए, 1965 का जो युद्ध था उसमें इसने सीमित भूमिका निभाई थी। 1971 का जो युद्ध था, जो आपका ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, उसमें ढाका के गवर्नर हाउस पर MiG-21 के हमले ने युद्ध की दिशा बदल दिया था। कारगिल युद्ध में जो है इसने पाकिस्तानी घुसपैठियों को चोटियों से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इसी दौरान भारत ने एक MiG-21 को खो दिया था। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 आपको याद होगा, जवाबी कार्रवाई में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस MiG-21 ने निभाया हुआ है। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखते चलिएगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, दूसरा प्रश्न है। और देखिए, यह ऐसा चैनल है सक्सेस केंद्र जहां पर बिहार के सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और यहां पर मैं आपको टिक नहीं करवाऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताते चलूँगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है? तो देखिए, यह परियोजना जो है ना, पहले बता देता हूँ, पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत किया है झारखंड राज्य ने। और देखिए, यह परियोजना खनिज समृद्ध राज्य झारखंड को सांस्कृतिक और शैक्षिक पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है, और इसका नेतृत्व झारखंड सरकार और सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में CCL बोला जाता है, सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। बताइए, हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, सब लोग बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में श्रीलंका में किया गया है। हाल ही में जो है श्रीलंका में किया गया है, और श्रीलंका के कलुतुरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, श्रीलंका के कलुतुरा, याद रखिएगा, श्रीलंका के कलुतुरा, कलुतारा जिले में जो है इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और यह अनावरण 21 जुलाई 2025 को किया गया। क्लियर। और यह भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा देने का एक तरह का प्रतीक है। तो यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया जाएगा। 2025 में चेस वर्ल्ड कप, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2025 में FIDE, ठीक है ना, FIDE चेस वर्ल्ड कप भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2025 का जो है FIDE चेस वर्ल्ड कप भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा, और यह आयोजन जो है आपको याद रखना है गोवा में किया जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पर, तो गोवा में किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका भारत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अच्छा अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो देखिए यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, और भारत जो है 148 देशों में 131 नंबर पर है। ठीक है, 131 नंबर पर है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर, याद रहेगा आपको, इसको आपको ध्यान रखना है। और पहले स्थान पर जो है कौन सा देश है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आइसलैंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। अच्छा, अब नए उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है CP राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन। ठीक है, अच्छा उन्होंने जो है किस अनुच्छेद के तहत जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 67 का क, या 67 का ए कहिए, 67 का क लिखा होगा या 67 का ए लिखा होगा। ठीक है ना, 67 का जो ए आर्टिकल है भारतीय संविधान का, उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की प्रक्रिया से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें कहा गया है इस आर्टिकल में कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि उपराष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र प्रस्तुत करके त्यागपत्र दे सकते हैं, और त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद यह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है, और पद जो है उपराष्ट्रपति का वह रिक्त माना जाता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो आर्टिकल 63 है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति जो होगा, और देखिए आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 का 1, दोनों याद रखिएगा, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 का 1 ध्यान रखिएगा। दोनों जो है इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली यानी कि फ्री बिजली देने की घोषणा की है, और इसका लाभ आप अभी वर्तमान में उठा भी रहे हैं, और आपको बखूबी याद भी होगा कि 125 यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अच्छा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछेगा तो अजीत डोभाल जी हैं, और यहाँ पर उप लगा हुआ है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। किसको? अनीश दयाल सिंह को। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है। अब देखिए, बिहार SSC कार्यालय परिचारी यानी कि बिहार SSC ऑफिस अटेंडेंट 2025 के परीक्षा में आपसे MRI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, मैग्नेटिक MAGNETIC, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग IMAGING। क्लियर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग याद रखिएगा। और हाल ही में जो है भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये एम्स दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? एम्स दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को
अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, मोरान या मोरन, इस तरह से आप भी याद रख सकते हैं, मोरान समुदाय। देखिए मोरान समुदाय जो है आपको याद रखना है, यह असम की एक मूल जनजाति के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है और इसकी एक छोटी आबादी अरुणाचल प्रदेश में भी रहती है। तो वहीं पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है, तो ये असम राज्य सरकार ने लिया है। और मैंने बताया है कि ये असम की एक मूल जनजाति के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है और साथ ही साथ इसकी एक छोटी आबादी अरुणाचल प्रदेश में भी निवास करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, आर्टेमिसिस समझौते में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है। आर्टेमिसिस समझौता में बताइए, आर्टेमिसिस समझौता में कौन सा देश अभी शामिल हुआ है। तो देखिए अभी जो है आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखिए 14वां देश अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है बांग्लादेश, और अभी 15वां देश भी शामिल हो गया है। वो 15वां देश जो है इसका नाम नॉर्वे है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में तो नॉर्वे नहीं है, यहाँ पर बांग्लादेश दिया गया है। तो बांग्लादेश 2025 में बांग्लादेश भी शामिल हुआ है और 2025 में ही नॉर्वे भी शामिल हुआ है। तो पहले बांग्लादेश हुआ है, 14वां मेंबर बना है, और 15वां बना है नॉर्वे। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, भारत के बाद जो है बांग्लादेश दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है इसमें प्रवेश पाने वाला। क्लियर। और भारत ने आर्टेमिसिस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्टेमिसिस समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो भारत ने 21 जून 2023 को इस पर हस्ताक्षर किया था। ये नया प्रश्न बन सकता है, आपको याद रखना है। आर्टेमिसिस समझौता पर भारत ने कब साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, तो 21 जून 2023 को किया था। ठीक है, और भारत जो है 27वां देश बना था। आर्टेमिसिस क्या है, तो नासा के नेतृत्व में चंद्रमा पर एक अनुसंधान और खोज करने वाला एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक आपका समझौता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है। बताइए बैसरन घाटी। अब देखिए कि यहाँ पर बात करते हैं बैसरन घाटी की, तो बैसरन घाटी जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इसी कारण, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है और पहलगाम से कुछ मीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो अनंतनाग में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दस्तलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। अच्छा, प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा, दस्तलिक युद्ध अभ्यास। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन अभी किया गया है कहाँ पर, पुणे में किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पुणे में किया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया। अब देखिए ट्रेन में एटीएम लगा दिया गया और ये भारत का पहला बैंक कौन बना है, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है ना, ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुल जो है इस वर्ष 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है, 27। ठीक है, 27 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था, तो आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया है ये किया गया है 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। ठीक है, अच्छा 71वां इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। 71वां संविधान संशोधन 1992 ने जो है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था और ये 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है। ठीक है, याद रखना है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य दिया गया है। बताइए विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य दिया गया है। अगर हम यहाँ पर विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और यह न्यूनतम 40 सदस्यों से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 1/3 निर्धारित किया गया है, सही है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, और न्यूनतम 40 सदस्यों से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर 60 निर्धारित किया गया, नहीं 40 राइट आंसर होगा। ठीक है ना, और इसके सदस्य बनने होती न्यूनतम आयु कितना वर्ष चाहिए, 30 वर्ष चाहिए विधान परिषद में। अच्छा वर्तमान में विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है, तो अपना राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा।
कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना। तो यह आपका कौन सा है? आर्टिकल 43 का ये ख है। अच्छा, यहाँ पर आप देखा है आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें कुछ आर्टिकल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे आर्टिकल 40 पूछा जाएगा। आर्टिकल 40 में क्या है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे आर्टिकल 44 पूछा जाता है। 44 में क्या है? 44 में तो समान नागरिक संहिता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 48 का क भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश इसमें शामिल है। तो जो भी मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। बाकी नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको पता है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? संशोधन का प्रस्ताव को अच्छे तरीके से याद होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, ये संविधान के किस भाग में है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो संविधान के भाग 20 में है ये, और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये उपबंध जो किया गया है ये किया गया है किसमें बताइए? तो ये मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर इस संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और इस संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है रखा गया है। टोटल वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। देखिए, निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? बताइए, किसके सिफारिश पर केंद्र के द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो वित्त आयोग है इसी के द्वारा। अच्छा, वित्त आयोग अभी आपने पढ़ा होगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया। और देखिए, आर्टिकल 280 का 1 याद रखिएगा, आर्टिकल 280 का 1 पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 16वां वित्त आयोग जिसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 280 का 1, ठीक है। उसके बाद देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? बताइएगा। तो ये क्षेत्राधिकार किसका है? तो फ्रेंड्स, कलकत्ता उच्च न्यायालय का है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कलकत्ता उच्च न्यायालय। देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल इसका अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार के लिए इसी का क्षेत्र दिया गया है, तो आपको याद रखना है। और भारत का पहला ये हाईकोर्ट भी है। क्लियर? चलिए, अच्छा, पटना जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं कौन अध्यक्ष हैं, तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। जस्टिस यानी कि न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यन, ठीक है। और पहले थे इसके, जो प्रश्न पूछा गया है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, यानी कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? पूर्ववर्ती नदी यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें से पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो गोदावरी नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पति उगती है उसको जाना जाता है किस नाम से? तो हेलोफाइट के नाम से। और ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर के गुजरती है? भूमध्य रेखा, तो देखिए भूमध्य रेखा 13 देश से होकर के गुजरती है। और खास करके आपको एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, ये देश का नाम याद रखना है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत से नहीं गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बाकी मालदीव देख सकते हैं दिया गया है, गैबन और ब्राज़ील, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है?
बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन जो है ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में, ठीक है ना, बौद्ध लिखा हुआ है, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर उद्देशिका स्तूप लिखा गया, उद्देशिका स्तूप, तो यह एक स्मारक के रूप में बनाया गया था, इसको, ये करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए परिभोगिका स्तूप लिखा गया, परिभोगिका। तो देखिए परिभोगिका स्तूप में दरअसल होता था क्या है, तो परिभोगिका स्तूप में बुद्ध से संबंधित, जो भगवान बुद्ध थे उनसे संबंधित वस्तुओं या उनके द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों के अवशेष रखे जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे, नहीं शारीरिक अवशेष नहीं थे परिभोगिका स्तूप में, इसमें बुद्ध से संबंधित वस्तुओं या उनके द्वारा जो उपयोग की जाने वाली सामग्री थी उनके अवशेष रखे जाते थे। और भरत स्तूप जो है, भरत स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है, नहीं भरत स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में, ठीक है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत दूसरा और तीसरा हो जाएगा, और सही जो होगा वो पहला हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? वैदिक काल की बात करते हैं तो एक उपनयन संस्कार होता था, आपको याद होता है, उसी के साथ शिक्षा का आरंभ होता था, और जो विद्यार्थी होते थे वे गुरु के पास चले जाते थे शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर उपनयन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के साथ स्थान पर समेकन यानी कि कॉन्सोलिडेशन की नीति अपनाई थी? बताइए। तो फ्रेंड्स ये अपनाया था गयासुद्दीन बलबन ने। अच्छा बलबन के बारे में आपको याद होगा, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। और इसने जो है नौरोज़ त्यौहार भी स्टार्ट किया हुआ था, क्लियर। तो ये याद रखना आपको, ये गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, इसी ने। चलिए उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। ये हरिहर और बुक्का आपने पढ़ा होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है ना, 1336 में। तो पूछा गया हरिहर और बुक्का राय जो थे ये मंत्री थे। तो देखिए ये मंत्री दरअसल थे ये कंपिल राज्य के, कंपिल राज्य के मंत्री के रूप में इसने कार्य किया था, जिसके बाद इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किया था, ठीक है। तो कंपिल हो जाएगा। चलिए उसके बाद मुगल शासन के संदर्भ में देखिए निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा 1571 में शुरू किया गया था। मुझे लगता है ये जो है स्टेटमेंट आपका सही दिया गया। एक बार आप भी चेक करके बताइएगा कि क्या 1571 में मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जो थे ये बाबर के समकालीन थे, नहीं महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ पर अगर सही की बात करते हैं तो 1 और 2 होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? आप पढ़ते होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इनको छत्रपति के सम्मान से जो है पूछा गया है कि सम्मानित किया गया था कहाँ पर? तो ये रायगढ़ का जो किला था वहीं पर किया गया था, रायगढ़ में, ठीक है ना, आपको याद होगा रायगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा पुरंदर की संधि बार बार पूछा जाता है, तो पुरंदर की संधि जो हुई थी ये भी आप ध्यान रखिएगा, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी ये आपका 1665 में हुई थी, मुगल साम्राज्य के जयसिंह प्रथम और मराठा शासक शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि। ये पूछा गया है अभी बिहार ESI के एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1665 में पुरंदर की संधि। चलिए और जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर कमीशन का, हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किया था? हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? तो 1882 में हुआ था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन का नियुक्ति। और ये तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन ने दरअसल किया था क्यों? तो वुड डिस्पैच के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया था, साथ ही साथ शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए किया था, और कुछ सुधार और सिफारिश के लिए इसका गठन किया था। और इसका अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो आयोग था हंटर कमीशन, इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अच्छा लॉर्ड रिपन के बारे में आपको याद होगा, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया हुआ था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक भी इसको माना जाता है, स्थानीय
ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1919 में प्रस्तावित रॉलैक्ट अधिनियम में भारतीय राजनीतिक जो कैदी थे उनको बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी जाती थी, मतलब संदेह के आधार पर, ना कोई वकील ना कोई दलील। तो ये 2 वर्ष था यहाँ पर, ठीक है ना, 2 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। और रॉलैक्ट एक्ट 1919 में जो है आपको याद होगा कि लागू हुआ था और उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में विशिष्ट ब्रिटिश सरकार का पहला हस्तक्षेप था? कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 1773 का विनियम अधिनियम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान, ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ये सब जानते हैं आप कि यहाँ पर जो आपका नेहरू रिपोर्ट, भावी संविधान, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर आप 3 कथन देख रहे हैं और यहाँ पर दिया गया, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन का चुनाव करना है। अब यहाँ पर देखिएगा अभिनव भारत सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा कि अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में, ठीक है, बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है ना, और उनके भाई गणेश दामोदर थे। इनके साथ मिलकर के इन्होंने 1904 में जो है, ये पहले मित्र मेला का नाम था इसका, और बाद में इसका नाम बदल कर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था, अभी मैंने बताया है। और इस सोसाइटी जो है समाजवादियों का एक समुदाय था जो कि सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। ये करेक्ट हो गया। कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? अच्छा ये प्रश्न तो हो गया। अभी देखिए, अभी बिहार ESI की एग्जाम में पूछा गया था कि श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा कब जो है मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया गया था? तो 1922 में किया गया था, ठीक है ना। श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में 1922 में किसान सभा का आयोजन किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और देखिए 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया हुआ था, किसने? तो फ्रेंड्स ये किया हुआ था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आपको जो है मिलान करना है, ठीक है ना। 41 नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है और एक एक करके हम लोग इसको मिलान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भटकल जो हो जाएगा, ये भटकल कहाँ पर, एक तरफ पतन दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। बताइए तो भटकल कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। भटकल हो जाएगा आपका कर्नाटक में, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। भटकल हो जाएगा आपका कर्नाटक में। एलेप्पी कहाँ पर हो जाएगा? एलेप्पी बताइए। एलेप्पी आपका हो जाएगा केरल में। काकीनाडा कहाँ पर हो जाएगा? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो इसको मिला लीजिएगा, 3 1 4 2 राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है? अच्छा एक आपने पढ़ा होगा भाभा जो है कहाँ पर है, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान। तो भाभा टॉम्बे में है और यहाँ पर इंदिरा गांधी पूछा गया है तो कलपक्कम में है। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताएंगे फटाफट। तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1992 में, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, 2 सर्वोच्च, सबसे बड़ा तो परमवीर चक्र है, उसके बाद आपका महावीर चक्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र और महावीर चक्र। सबसे बड़ा परमवीर चक्र है और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति का नाम याद रखना, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। और परमवीर चक्र और महावीर चक्र दोनों की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब भारत सरकार ने इन वीरता पुरस्कारों को स्थापित किया था और ये 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माने गए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर आप एक एक करके सुमेलित कर सकते हैं। देखिए माइकल मधुसूदन दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे प्रख्यात कवि। नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस आपका हो जाएंगे यहाँ पर देखिए चित्रकलाविद। लच्छू महाराज, तो ये कथक नर्तक थे। और पंकज मलिक प्रख्यात संगीतज्ञ थे। तो यहाँ पर 1 2 4 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 2
1 मिनट रुक जाइए, 1 2 1 2 4 3 कहाँ पर दिख रहा है? 1 2 4 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 2 4 3 बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 2 4 3 नहीं दिख रहा है ना कहीं भी, 1 मिनट रुक जाइए। प्रख्यात कवि चित्र 2 1 4 3 होगा ना, 2 1 4 3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे अगर हम ज़्यादा लिंगानुपात की बात करते हैं तो पुडुचेरी में है, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है, तो 1 नंबर पर तो पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों में से ढूंढना है। पुडुचेरी की बाद अगर बात करते हैं तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी के बाद आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? अंडमान निकोबार, और फिर आपका हो जाएगा चंडीगढ़। यानी कि 3 2 1 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ पर स्थित है। अच्छा, अभी आपने 71वीं बीपीएससी का अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पूछा गया था कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये शिमला में है। और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो गुलमर्ग में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है ये आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ से सही कथन आपको चुनना है। तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है करेक्ट दिया गया है, और इस वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया कि सही नहीं है। अब देखिए यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यही कथन जो है सही नहीं है, ठीक है ना। यह नाभिकीय आवेश और परिरक्षण स्थिरांक दोनों पर निर्भर करता है, तो केवल नाभिकीय पर नहीं, ये नाभिकीय के अलावा जो है परिरक्षण स्थिरांक पर भी निर्भर करता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। सोडियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का यानी कि नॉन मेटल का है। नॉन मेटल का इसमें से कौन सा है बताइए। तो देखिए पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ। 2 8 10 और 13 इसका एटॉमिक नंबर है। 8 2 10 और 4 14, 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 5 15। अब देखिए 13 किसका है, तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। 13 जो है ये आपका एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम क्या है, धातु है। 14 किसका है बताइए, 14 किसका है, तो 14 सिलिकॉन का है। सिलिकॉन न धातु है न अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, मेटलवाइड है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अधातु पूछा है। अच्छा यहाँ पर देखिए 15 किसका होता है, तो 15 जो होता है फ्रेंड्स ये आपका फास्फोरस का होता है, और फास्फोरस अधातु है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 सोडियम का होता है, सोडियम धातु होता है, तो यहाँ पर अधातु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, तो अम्ल क्षारक सूचक लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, इसके बाद फिनोल्फथेन ये होते हैं। स्टार्च पेपर नहीं है। चलिए देखिएगा Na2 एक क्या है, कौन सा ऑक्साइड है, तो Na2O जो है एक क्षारीय ऑक्साइड है, और Na2O जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड है। उसके बाद देखिएगा कार्बन यौगिक में आमतौर पर कौन सा इसमें से बंध नहीं पाया जाता है, कार्बन यौगिक पर, तो कार्बन यौगिक पर जो है आमतौर पर आयनिक बंध जो है नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर आयनिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के साथ ताप को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ध्यान रखिएगा इसको निस्तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको निस्तापन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है। इनमें से निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करते हैं तो इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है यह आपका कैल्शियम हो जाएगा। वैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ लिया जाएगा तो आपको पोटेशियम याद रखना है। पोटेशियम आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु।
चलिए उसके बाद पूछा गया कि एक गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन जो है उत्पन्न आवर्धन, यहाँ पर देख सकते हैं ये 0.5 दिया गया है, और दर्पण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु उपकरण जूल के तापमान के नियम पर आधारित नहीं है, जूल के तापमान के नियम पर। तो इसमें से आप देखेंगे विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज है, बिल्कुल तापीय प्रभाव पर है, ये इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केतली है, बिजली प्लग और स्विच नहीं है। ठीक है। द्रव के घर्षण को क्या कहा जाता है। तो द्रव को घर्षण को कहा जाता है श्यान घर्षण। ठीक है ना, श्यान घर्षण कहा जाता है, श्यान घर्षण, श्यान घर्षण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है श्यानता। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, इस तरह से लिखा होता है, और इसको हम लोग RHO पढ़ते हैं ना। तो वहीं दिया गया है कि रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार के 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं रो जिसकी प्रतिरोधकता है 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता रो ही रहेगी, रो ही रहेगी। क्यों। तो क्योंकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, न कि उसकी लंबाई या क्षेत्रफल पर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। दूध का घनत्व, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई के समान इसमें से किसका हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। शक्ति का जो है वाट होता है, बल का न्यूटन होता है। देखिए किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। तो समानांतर गति करते हैं, ये अनुदैर्ध्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि उच्चतम ऊर्जा जो है ये प्रदान करता है वसा। 1 ग्राम वसा में 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो वसा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रंगहीन लवक, कलरलेस प्लास्टिक, और एक है कलरफुल, रंगीन, ये तो आपका रंगहीन हो गया, रंगहीन लवक, और एक होता है आपका रंगीन लवक। तो रंगहीन लवक जो होता है कलरलेस प्लास्टिक, इसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्टिक, और रंगीन लवक जो होता है उसको क्रोमोप्लास्टिक कहा जाता है। तो दोनों ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किस में टूट जाता है। तो ग्लूकोज जो है आपको पता है ये पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है। अच्छा, टेटनस तंत्रिका तंत्र की गंभीर बीमारी है जो किस जो है विष उत्पादक के कारण होती है। तो सबसे पहले देखिए टेटनस जो होता है ना, ये टेटनस होता है, एक जीवाणु है, इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है ना, ये जीवाणु से होता है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रिया से, तो इसको पेशीय बल कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित फूलदार पौधों में से कौन सा लता का उदाहरण है। तो इसमें से लता का उदाहरण चमेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप में आपको पता है मेढक नहीं आएगा, मेढक जो आता है ये उभयचर वर्ग में आता है, एम्फीबियन में। बाकी कछुआ, सांप, मगरमच्छ, छिपकली ये सब सरीसृप में आते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अच्छी तरह से विभेदित उत्तकों के साथ पौधे जो अनंतः बीज बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंततः बीज बनाते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फेनेरोगैम बोला जाता है, उसको बोला जाता है फेनेरोगैम, उसको फेनेरोगैम बोला जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तकों को मरम्मतों में मदद करता है, उत्तक के मरम्मत में। तो देखिए एक तरह का ये भी संयोजी उत्तक होता है, एरिलियोर। ठीक है ना, एरियोलर होता है, ये उत्तकों की मरम्मत में मदद करता है, एरियोलर। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए न्यूरॉन जो है किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, न्यूरॉन के किस भाग में। तो ये आपका डेंड्राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। देखिए 75 प्रश्न ही इसमें जीके जीएस का है, बाकी 76 से लेकर के 150 तक में मैथ रीजनिंग है। ठीक है ना, तो हम लोग जीके जीएस कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन BNSSO। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।